हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश में टॉपिक है सर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं शेक्सपियर का खूबसूरत प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें हम एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में हम कुछ करेक्टर के बारे में परिचित हुए को हम अपलोड कर चुके हैं पहले से। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ट फर्स्ट के सेकेंड सीन की, कि हमारे सामने कुछ करेक्टर हैं। ये पोर्शिया है, जो इस पूरे प्ले की हीरोइन है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मेन फीमेल करेक्टर है। और ये उसकी सर्वेंट नरीशा, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये उसकी एक अच्छी फ्रेंड भी है। इस एक्ट का सेकंड सीन हमको बेलमाउंट में स्थित पोर्शिया के कैसल यानी किले के अंदर का दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें पोर्शिया और नरीशा इंटर करती हैं। पोर्शिया कहती है, बाय माई ट्रूथ नरीशा, मैं सत्य कह रही हूँ नरीशा, माई लिटिल बॉडी इज वेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड, इस विशाल संसार से मेरा शरीर अब थक चुका है। नरीशा कहती है, यू वुड बी, यदि ऐसा होता, स्वीट मैडम, मेरी प्यारी मोहतरमा, इफ़ योर माइजरीज, यदि तुम्हारे कष्ट वर होते इन द सेम अबेंडेंस, उतने ही प्रचुर मात्रा में, एज योर गुड फॉर्चून आर, जितनी मात्रा में तुम्हारे भाग्य हैं। कहने भाई, तुम उस कैसल की रानी हो, क्या जितना तुम्हारे पास धन संपदा है उतने ही तुम्हारे पास उतने ही कष्ट हैं। एंड येट आर टू, कुल मिला के, आई सी, मैं देखती हूँ, दे आर एज सिक दैट सरफेट, जिनके पास जितना ज़्यादा होता है वो लोग उतने ही बीमार होते हैं। विच टू मच एज दाई, जितना ज़्यादा उनके पास होता है। दैट स्टार विद नथिंग, और जिनके पास कुछ नहीं होता है वो इतने परेशान नहीं दिखते हैं। इट इज़ सो मीन्स हैप्पीनेस, इसका मतलब है कि खुशी का तो कोई पैमाना ही नहीं होता है। देयर फॉर, इसलिए, टू बी सीटेड इन द मेन सुपरफ्लिटी, जो लोग सबसे ज़्यादा बहुतायत में होते हैं, कम्स सोनर बाई वाइट हेयर्स, जितना ज़्यादा उनके पास धन दौलत आता जाता है वो उतनी जल्दी बूढ़े होते चले जाते हैं। ये बूढ़े होने का मतलब है वो उतना ही ज़्यादा दुखी होते चले जाते हैं। जितना जिनके पास धन दौलत आती चली जाती है वो उतने ही ज़्यादा बूढ़े होते चले जाते हैं। बट किंतु कंपेटेंसी लिव्स लॉन्गर, लेकिन जिनके पास केवल गुजारा करने का भर होता है वो लंबे समय तक जीते हैं, यानी वो कम परेशान होते हैं। तब पोर्शिया कहती है, गुड सेंटेंस एंड वेल प्रोनाउंस्ड, तुमने अच्छा बोला है और अच्छे तरीके से बोला है। तो नरीशा कहती है, दे वुड बी बेटर, ये और भी अच्छे होते, इफ वेल फॉलोड, यानी इनका अनुसरण किया गया होता। कहने का मतलब ये है कि ये शब्द और भी अच्छे हो सकते थे यदि तुम उनको अच्छे से सुनती। क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि सामने वाला केवल नज़रअंदाज कर रहा है, बस हमारा दिल रखने के लिए बोल रहा है, तो वही चीज़ उसको वो सटायर कर रही है एक तरह से, कि अगर ये चीज़ तुम अगर अच्छे से सुनी होती तो ये शब्द उससे भी ज़्यादा अच्छे होते। तब पोर्शिया नरीशा को जवाब देती है, इफ टू डू वर एज इजी, यदि यह करना इतना आसान होता, एज टू नो, जितना जानना, व्हाट वर गुड टू डू, कि हमको क्या, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या हमको करना चाहिए। तो चैपल्स हैड बीन चर्चेज, तो जो चैपल्स होते वो चर्चेज में बदल गए होते। तो चैपल्स का मतलब यहाँ पर जैसे कि हमारे घरों में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, मतलब हम लोग पूजा स्थल बनाते हैं घरों में, तो उनको हम चैपल्स बोलते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर उन छोटे छोटे मंदिर में भी तो वही भगवान होते हैं जो बड़े बड़े मंदिर में होते हैं, तो हम क्यों अपने उस छोटे से मंदिर में याचना करने के बजाय बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं। तो उसी पर एक सटायर कर रही है पोर्शिया कि अगर ऐसा होता तो चैपल्स हैड बीन चर्चेज, यानी जो छोटे छोटे मंदिर घरों के हैं, तो भाई तो बड़े बड़े मंदिरों में जाने की क्या जरूरत पड़ता, तो उसी में पूजा कर लेते लोग। तो वही बोलते हैं कि छोटे छोटे चर्चेज हैड बीन चर्चेज, तो जो छोटे छोटे चैपल्स हैं वो बड़े बड़े मतलब बड़े चर्चेज में बदल गए। एंड और पुअर मेंस कॉटेज, कॉटेज मतलब झोपड़ियाँ होती हैं, जो प्रिंसेस पैलेस, वो क्या है, राजकुमारों के महलों में बदल गई होती।
यानी छोटे छोटे जो चैपल्स थे, यानी छोटे छोटे जो घरों के होते हैं पूजा स्थल, वो मंदिरों में बदल जाते, और जो छोटे छोटे जो गरीब लोगों की झोपड़ियां हैं वो राजकुमारों के महलों में बदल जाती। इट इज अ गुड डिवाइन, वो अच्छा पादरी होता है, दैट फॉलो हिज ओन इंस्ट्रक्शन, जो अपने कही हुई बातों का या अपनी ही बातों का जो अनुसरण करता है वो अच्छा पादरी होता है। आई कैन ईजियर टीच 20, मैं बड़ी आसानी से 20 लोगों को पढ़ा सकती हूँ। व्हाट वर, जिसमें गुड, व्हाट वर गुड टू बी डन, कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या अच्छा है, उनको क्या करना चाहिए। दैट बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माइन ऑन टीचिंग, लेकिन उन 20 लोगों में एक ऐसी होती, यानी खुद मैं ऐसी होती जो मैं अपने ही बातों का अनुसरण नहीं कर पाती। द ब्रेन में डिवाइज लॉ, जो दिमाग होता है वो कानून बनाता है, फॉर द ब्लड, खून के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे समाज में बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्सों को कभी न कभी किसी बूढ़े बुजुर्गों ने बनाया होगा, तो वही बोल रहे हैं कि जो द ब्रेन यहाँ पर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो गांव या समाज के होते हैं, जो उस समाज के नियम कानून को निर्धारित करते हैं, तो वही है द ब्रेन में डिवाइज लॉ फॉर द ब्लड, यानी ब्लड उनके लिए, जो मतलब आने वाली जनरेशन के लिए जो वो नियम कानून बनाते हैं। बट अ हॉट टेम्पर लीव्स ओवर, लेकिन उनमें से जो गर्म खून होता है उसका उल्लंघन कर देता है। लीव्स ओवर मतलब उसको उसको पीछे छोड़ देता है, उसका अनुसरण करता ही नहीं है। तो हॉट टेम्पर मतलब युवा की बात करी गई, जो यूथ लोग होते हैं, तो उनका वो लोग क्या करते हैं, उन नियम कानूनों को पीछे छोड़ देते हैं। और कोल्ड डिक्री, जो एक कोल्ड डिक्री मतलब होता है आदेश, तो यहाँ पर जो आदेश बनाए जाते हैं बुजुर्गों के द्वारा, उनका वो युवा लोग क्या करते हैं, उसका उसकी अवहेलना कर देते हैं। सच अ हेयर, जैसे सच अ हेयर इज मैडनेस, जैसे जैसे एक खरगोश पागलपंथी में करता है। द यूथ, उसी तरह युवा, टू स्किप ओवर द मैसेज ऑफ गॉड काउंसिल द क्रिपल बर्ड। द यूथ टू स्किप, उसी तरह युवा स्किप छोड़ देता है, ओवर मतलब उससे आगे निकल जाता है, द मैसेज ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल्स, जो मैसेल्स माने होता है जाल, जो अच्छी सलाहों, काउंसिल एक होता है COUNSEL, काउंसिल माने होता है सलाह, और COUNCEL काउंसिल माने होती परिषद। तो जो ये अच्छी सलाहों का जो ये जाल होता है उसको क्या करता है, युवा क्रिपल मतलब तोड़ के निकल जाता है। बट दिस रीजनिंग, लेकिन जो ये तर्क है नरीशा, इज नॉट इन द फैशन, ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, टू चूज मी अ हस्बैंड, जिससे मैं एक अपना पति चुन सकूं। ओ मी द वर्ड, ए मेरे संसार, चूज मैं चुनाव आई मैं नीदर नहीं कर सकती, चूज होम जिसको, होम आई वुड जिसको मैं पसंद करती हूँ, यानी मैं उसको पसंद नहीं कर सकती, यानी मैं उसका चुनाव नहीं कर सकती जिसको हम पसंद करती हूँ। नॉर रिफ्यूज हूँ, और ना ही उसको हम इनकार कर सकती हूँ, आई डिसलाइक जिसको मैं नापसंद करती हूँ। सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर, इस तरह से एक जीती जागती पुत्री की इच्छा को, विल मतलब इच्छा होती है, कर्ब्ड मतलब नियंत्रित करना, कर्ब्ड बाय द विल ऑफ द डेड डॉटर। तो क्या है, एक जीती जागती पुत्री की इच्छा कर्ब नियंत्रित की जा रही है, किसके द्वारा, एक मरे हुए पिता की इच्छा के द्वारा। इज इट नॉट हार्ड नरीशा, क्या ये मेरे लिए इतना कठिन नहीं है जो तुम इस तरह से हमसे बोली, दैट आई कैन नॉट चूज वन नॉट रिफ्यूज नन,
ना तो मैं किसी को चुन सकती हूँ अपनी इच्छा अनुसार और ना ही मैं किसी को अपनी इच्छा अनुसार उसको इनकार कर सकती हूँ। नरीसा पोर्शिया की बात का जवाब देती है, कहती है योर फादर वाज ईवर वर्चुअस, तुम्हारे पिता जो थे वो हमेशा गुणवान व्यक्ति रहे हैं। एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशन, और ऐसा माना जाता है कि जो पवित्र आत्माएं होती हैं या पवित्र लोग होते हैं, उनकी मृत्यु के समय यानी जब वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वो मृत्यु के समय अच्छी प्रेरणाओं को प्राप्त करते हैं। देयर फॉर इसलिए द लॉटरी, लॉटरी का मतलब यहाँ पर अभी हम आगे जानेंगे। देयर फॉर द लॉटरी दैट ही हैड डिवाइज्ड इन दीज थ्री कास्केट ऑफ गोल्ड, यानी जो उनके द्वारा जो ये एक लॉटरी के रूप में थ्री पार्ट में जो डिवाइड है, यानी तीन भागों में जो विभाजित है कास्केट के रूप में, जिसमें है गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, यानी सोना चांद, सोने का बॉक्स, और सिल्वर मतलब चांदी का बॉक्स, और लेड माने शीशा या कांसा, या उसको हम रोंगा भी बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार के आपको आगे कास्केट देखने को मिलेंगे, जिसके आधार पर ही, चुनाव के आधार पर ही पोर्शिया से शादी हो सकती। तो वही बोलती है कि तुम्हारे पिता इतने गुणवान व्यक्ति थे जिन्होंने ये लॉटरी के रूप में तीन कास्केट रखे हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और लेड है। वेयर ऑफ हु चूज हिज मीनिंग चूज यू, जो इसका चुनाव करता है इसके अर्थ को, चूज यू विल, वो तुमको, अगर उसका जो सही चुनाव करता है उसका, तो वो तुमको चुनेगा। ये कास्केट की शर्त है कि जिस इस कास्केट में जो सही चुनाव करेगा वही पोर्शिया को चुनेगा। नो डाउट, निसंदेह ही, नेवर बी चूजन बाई एनी राइटली, नो डाउट, निसंदेह ही पोर्शिया ये कभी नहीं चुना जाएगा उसके द्वारा जो तुम्हारे योग्य नहीं होगा, यानी वो सही कास्केट कभी नहीं चुन पाएगा जो तुम्हारे योग्य नहीं होगा। बट वन हु सेल राइटली लव, जो तुमको वास्तव में प्यार करता होगा वही सही कास्केट को चुन सकता है। बट व्हाट वार्मथ इज देयर इन, तुम्हारा वार्मथ मतलब होता है गर्माहट, लेकिन यहाँ पर वार्मथ का मतलब गर्माहट से नहीं, यहाँ पर तुम्हारा क्या मानना है या क्या सोचना है। इज देयर इन योर अफेक्शन टुवार्ड्स, जो तुम्हारे अंदर प्यार उनके प्रति, एनी ऑफ दीज प्रिंसली स्वीटर्स दैट आर ऑलरेडी कम, तुम्हारा उनके प्रति कैसा व्यवहार, मतलब तुम्हारे अंदर कैसी फीलिंग है उनके प्रति जो पहले से तुम्हारे महल में तुम्हारे चाहने वाले आए हैं। तब पोर्शिया कहती है, आई प्रे दी, मैं रिक्वेस्ट करती, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ नरीशा, ओवर नेम, उनका तुम नाम लेती जाओ, ओवर नेम देम, उनका नाम लेती जाओ, एंड दाउ नेमेस्ट, जैसे जैसे तुम उनका नाम लेती जाओगी, आई विल डिस्क्राइब देम, मैं उनके बारे में तुमको बताती जाऊंगी, एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन, और जो मेरी ये विवेचना होगी, यानी जो उनके बारे में मेरा बोलना होगा, लेवल एट, उसके आधार पर, माई अफेक्शन, तुम मेरे फीलिंग को समझ लेना, उस पैमाने के आधार पर मेरे अंदर उनके प्रति कैसी फीलिंग है उसको तुम समझ लेना। नरीशा उनका नाम लेती, फर्स्ट नेम, जिसमें से पहला नाम है देयर इज अ नेपोलिटन प्रिंस, नेपोलिटन प्रिंस का नाम पहला आता है पोर्शिया, जो नेपोलिटन यानी नेपल्स का राजकुमार पहला नाम लेती है नरीशा। तो पोर्शिया उसके बारे में बोलती है, कहती है वो, अच्छा वो, दैट स्कॉल्ट, वो तो बिल्कुल घोड़े के बछड़े के समान है, इंडीड, वास्तव में, फॉर ही डथ नथिंग, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, केवल वो अपने घोड़े के बारे में ही बात करता रहता है, यानी अपने घोड़े के बारे में केवल प्रशंसा करता रहता है। एंड ही मेक्स अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन, और वो अपनी इस चीज को क्या समझता है, बहुत बड़ी उपलब्धि समझता है। एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट
अप्रोसिएशन टू हिज ऑन गुड पार्ट्स, यानी उसके पास जो घोड़ा है उसको अपनी गुणों की सबसे बड़ी उपलब्धि समझता है। दैट ही कैन शो ही हिमसेल्फ, तो वो बोलता है कि वह खुद ही उस घोड़े के अकेला ही नल ठोंक सकता है पैरों में। आई एम मच फियर्ड, मैं तो उससे बहुत डरती हूँ, डरी हुई हूँ। माई लेडी, मेरी मोहतरमा, क्योंकि हिज मदर प्लेड फॉल्स विद अ स्मिथ, उसकी माता जो थी वो उसके पिता को धोखा दे करके वो एक स्मिथ यानी लोहार के साथ भाग गई थी। यानी ऐसा मालूम पड़, जैसे वो नाल ठोकने की बात करता है तो उस पर एक सटायर करती है, ये पोर्शिया थोड़ा मजाक उड़ाती है उसका, कि उसकी जो माँ थी पिता को धोखा दे करके एक लोहार के साथ भाग गई थी। ऐसा लगता है कि वो एक प्रिंस यानी एक राजा का लड़का नहीं है, जबकि वो लोहार का बच्चा है। फिर नरीशा कहती है आगे, क्या कहती है, देन ठीक है, देयर इज द काउंटी पैलेटिन, तो काउंटी पैलेटिन के बारे में क्या विचार है। तो काउंटी एक उपाधि है और पैलेटिन एक राइन नदी के किनारे एक जगह है जिसको पैलेटिन बोला जाता था। तो वही नरीशा बोल रही कि तो काउंटी पैलेटिन के बारे में फिर तुम्हारा क्या विचार है, ये तो तुम नापसंद कर रही हो। तब पोर्शिया बोलती है, ही डर नथिंग द फ्राउन, यानी फ्राउन का मतलब होता है जिनका जो नकचढ़े टाइप के होते हैं, जो बात बात में नाराज हो जाते हैं, तो उसको केवल नाक मुंह समेटने के अलावा कुछ नहीं आता। एज हु शुड से, और मानो ऐसा कह रहा हो वो कि एन यू विल नॉट हैव मी चूज, यानी अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम किसी और से शादी कर लो। ही बियर्स मेरी टेल्स, और वह प्रसन्न होने की स्टोरियां यानी जो हंसी मजाक वाली कहानियां तो सुनता है। एंड स्माइल नॉट, लेकिन वो मुस्कुराता बिल्कुल नहीं है। आई फियर, मुझे डर है, ही विल प्रो द वीपिंग फिलासफर, वो एक दिन रोता हुआ दार्शनिक सिद्ध होगा। व्हेन ही ग्रोज ओल्ड, जब वह बूढ़ा हो जाएगा। बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनरली सैडनेस, इस समय जब वह जवान है, हिज यूथ यानी इस समय जो वह जवान है तब तो वह इस तरह से उदास रहता है, तो बूढ़ा होगा तो वो रोता हुआ फिलासफर सिद्ध होगा। यहाँ पर रोते हुए फिलासफर का मतलब है एक यूनान का फिलासफर था जिसका नाम हेराक्लेटस था। तो हेराक्लेटस जो था तो वो लोगों के दुखों को देख करके इतना परेशान हो गया कि वो समाज जो दुनिया छोड़ करके वो जंगल चला गया था। तो वही उसको बोल रही है कि एक दिन ये भी क्या है, रोता हुआ दार्शनिक सिद्ध होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा दुखी रहता था यूनान का दार्शनिक जिसका नाम हेराक्लेटस था। आई हैड रेदर बी मेड टू बी दैट हेड विद अ बोन इन हिज माउथ, यानी मैं इसके बजाय तो मैं शादी करना पसंद करूंगा एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी जिसके मुंह में क्या होती, हड्डी होती, यानी हड्डी जिसके मुंह में होती है। हम लोग देखते हैं कि जो बिजली जो लाइट के बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं उसके नीचे क्या होता है, एक खोपड़ी लगी होती है और फिर उसके नीचे दो हड्डियां क्रॉस में लगी होती हैं, तो यानी खतरनाक, उसका मतलब डेंजरस का संकेत होता है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि हम इससे अच्छा तो हम बहुत खतरनाक इंसान से शादी कर लूंगे लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। देन टू ईदर ऑफ दीज, बजाय इन लोगों के, गॉड डिफेंड मी, भगवान मेरी रक्षा करे या भगवान मुझे बचाए, फ्रॉम दीज टू, इन दोनों से, यानी जो एक ये यानी काउंटी प्लेटिन, एक ऊपर जो एक जो पहला था नेपोलियन प्रिंस और एक ये था कि काउंटी पैलेटिन, इन दोनों से भगवान मेरी रक्षा करे। तब नरीशा आगे कहती है, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मैंजोर लिबोन, यानी तुम्हारा फिर क्या कहना है फ्रेंच के राजकुमार मैंजोर लिबोन के बारे में। तो यहाँ पर मेंजोर लिबोन जो शब्द आया है, मेंजोर लिबोन जो फ्रेंच लोग होते थे वो क्या होता है कि उनकी बातों में तो बड़ी मधुरता होती है, उनके व्यवहारों में तो बहुत मधुरता होती है, लेकिन क्या होते हैं अंदर से बहुत बड़ी तीखी छुरी होते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर एक सटायर यानी ये सटायरिकल वर्ड है मेंजोर लिबोन।
तो मंजोली मतलब जो फ्रेंच लॉर्ड है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो उसके बारे में पोर्शिया डिस्क्राइब करती है कि गॉड मेड हिम, भगवान ने उसको केवल बना दिया है, एंड देयर फॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, इसलिए हम उसको केवल एक इंसान कह सकती हूँ। इन ट्रूथ, वास्तव में, आई नो, मैं जानती हूँ, इट इज अ सिन, ये पाप होगा, टू बी अ मोकर, उसका मजाक उड़ाना, यानी उस मजाक भी उड़ा रही लेकिन एक तरफ ये भी कह रही कि उसका मजाक उड़ाना मेरे लिए पाप होगा, ये मैं जानती हूँ। बट ही, वाई का मतलब यहाँ पर क्यों से नहीं है, बट ही, वाई ही है था हॉर्स बेटर देन अ नेपोलिटन्स, तो लेकिन जो इसके पास घोड़ा है वो नेपोलिटन से बेटर है, यानी नेपोलिटन से अच्छा है। नेपोलिटन की शुरुआत में भी बात किए थे जो फर्स्ट आया था, क्योंकि उसके पास भी घोड़ा था और वो भी नाल ठोक सकता था अपने घोड़े, तो वही बता रही कि उससे तो अच्छा घोड़ा इसके पास है। तो वहाँ अ बेटर वेड, तो यहाँ पर सबसे बुरी हैबिट ऑफ फ्राउनिंग देन द काउंटी पेरेंट, लेकिन उसकी सबसे जो बुरी आदत है, यानी बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्राउनिंग डेट द काउंटी पैलेटिन, लेकिन जो उसकी सबसे बुरी आदत है हैबिट फ्राउनिंग, ये जो मुंह सकोड़ने की, देन द काउंटी पैलेटिन, वो काउंटी पैलेटिन से ज्यादा है। ही इज एवरी मैन इन नो मैन, उसके अंदर सारे इंसानों के गुण हैं लेकिन वो अपने अंदर उसके कुछ कोई भी गुण नहीं, यानी उसके अंदर तो सारे इंसानों के गुण हैं लेकिन उसके अंदर खुद का कोई गुण नहीं है। इफ अ थॉर्स्टल सिंह, यदि कोई चिड़िया गाती है, ही फेल्स स्टेरिंग अ क्रीपिंग, वह उसके आगे क्या है, नाचने लगता है। ही विल फेंस विद हिज ऑन शैडो, और जब वो अपनी परछाई को देखता है तो उसके साथ क्या करता है, वो तलवारबाजी करने लगता है। इफ आई शुड मैरी हिम, यदि मेरी शादी उससे होती है, आई शुड मैरी 20 हस्बैंड, तो मैं यह समझ लूंगी कि मैं 20 पतियों के साथ शादी कर रही हूँ। इफ ही वुड डिस्पाइज मी, और यदि वो मुझसे नाराज होता है, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं उसको माफ तो कर सकती हूँ। फॉर इफ ही लव मी टू मैडनेस, लेकिन यदि अगर वो हमको पागलों की तरह प्यार करता है, तो आई शैल नेवर रिक्वाइट हिम, तो मैं उसको क्या है, कभी वापस नहीं कर पाऊंगा उसका प्यार। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो मुझसे गुस्सा होगा तो मैं उसको माफ कर सकती हूँ, लेकिन यदि वो मुझको पागलों की तरह प्यार करेगा, ये मुझसे बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं भी उसको उतना ही प्यार कर सकूं। तब नजीसा कहती है, ठीक है, अगर ये भी नहीं पसंद है तो फिर बताओ, व्हाट से यू, बताओ, देन, तब, टू फ्रैंकन ब्रिज, फाल्कन ब्रिज तुमको कैसा लगता है, जो कि द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, जो एक इंग्लैंड का बैरन है, बैरन एक पदवी है, इंग्लैंड का बैरन है, उसके बारे में क्या तुम्हारे अंदर ख्याल है? तो पोर्शिया कहती है, अच्छा, इंग्लैंड के बैंड के बारे में बात कर रही हो, यू नो, तो उसके बारे में तो तुम जानती हो। आई से नथिंग टू हिम, तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। फॉर ही अंडरस्टूड नॉट मी, क्योंकि वो मुझको समझ ही नहीं सकता। और नॉर आई हिम, और ना तो मैं उसको समझ सकती हूँ। ही हैथ नीदर, उसको नहीं आती है, लैटिन, यानी लैटिन भाषा नहीं आती, फ्रेंच भाषा नहीं आती, नॉर लैटिन, ना तो इटालियन भाषा आती है। एंड यू विल कम into the court and swear that I have a poor penny worth in, यानी हम इसके लिए हमको, क्योंकि उसको क्या है, लैटिन, फ्रेंच और इटालियन नहीं आती और हमको इंग्लिश नहीं आती, तो इसलिए हमको क्या है, उसके साथ अगर शादी करूंगी तो एंड आई विल कम इनटू द कोर्ट, तो मुझको क्या है, कोर्ट जाना पड़ेगा। एंड स्वेयर, और कसम खानी पड़ेगी, दैट कि आई हैव पुअर पेनीवर्थ इन द इंग्लिश, तो मुझे एक पैसे की इंग्लिश नहीं आती, यानी बिल्कुल ना के बराबर अंग्रेजी आती है, इसके लिए मुझे कोर्ट में कसम खानी पड़ेगी जाके। तो उसका कोर्ट का मतलब है कि हमको सीखनी पड़ेगी जाके अंग्रेजी। ही इज अ प्रॉपर मेंस पिक्चर, लेकिन वह एक प्रॉपर मेंस पिक्चर का मतलब है कि वह एक अच्छा इंसान तो दिखता है, यानी थोड़ा स्मार्ट है, अच्छा इंसान दिखता है, बट एलास, किंतु अफसोस, हु कैन कन्वर्स विद द
डम्ब शो। तो उससे कौन डम्ब शो की तरह बात करे? डम्ब शो का मतलब होता है, अगर हम चार्ली चॉपलिन की कॉमेडी देखे होंगे तो डम्ब शो में एक्टिंग तो होती है लेकिन वॉइस नहीं होती, तो ऐसी शो को हम डम्ब शो बोलते हैं। तो कौन कन्वर्स यानी उससे बात कैसे करेंगे हम, मतलब डम्ब शो मतलब जैसे कि अगर शादी हो गई तो हम उससे बात कैसे करेंगे? कब तक हम भाई डम्ब शो मतलब एक्टिंग करके उससे बात करेंगे, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझ सकता। हाउ ऑडली इज इंसुइटेड, ये मेरा चाहने वाला कितना विचित्र है। आई थिंक ही बॉट, मुझे लगता है कि इसने खरीदा है, हिज डबलेट, अपनी जैकेट या सदरी को, इन इटली, इटली में खरीदा है। हिज राउंड होज इन फ्रेंच, और जो अपने निक्कर यानी जो चड्ढा है वो क्या है, फ्रेंच में, फ्रेंच से खरीदा है। और हिज बोनेट, बोनेट मतलब जो वो गोल गोल टोपी आती है, वो अपनी टोपी क्या है, हिज इन जर्मनी, जर्मनी से खरीदा है, यानी हिज हिज बोनेट इन जर्मनी, वह अपनी जो बोनेट यानी जो अपनी गोल वाली टोपी है वो लगता है ऐसा कि वो जर्मनी से खरीदा है। एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर, ऐसा लगता है कि जो उसका व्यवहार है वो सब हर जगह से अडॉप्ट किया हुआ है, यानी अपना खुद का कोई व्यवहार नहीं, खुद की वेशभूषा कोई नहीं है, वो जहाँ जो मिला वो वही पहन लिया। तब नरीशा कहती है, व्हाट थिंक यू, तो तुम क्या सोचते हो, ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड, एक स्कॉटिश राजकुमार के बारे में, हिज नेबर, जो उसका पड़ोसी है। तो स्कॉटलैंड हम देखते होंगे कि इंग्लैंड के पड़ोस में है, तो वही बोलता है ना कि स्कॉटलैंड के जो उसका पड़ोसी है। तो पोर्शिया कहती दैट ही है द नेबरली चैरिटी, तो वो भी उसी की तरह होगा, क्योंकि जब पड़ोस में रहता है तो उसका भी स्वभाव, तो उसका व्यवहार उसी की तरह होगा, इन हिम, उसके अंदर। फॉर ही borrowed a box of the year, uh, for be for he borrowed, क्योंकि उसने उधार लिया, उसको उधार मिला, अ बॉक्स, बॉक्स मतलब यहाँ पर बॉक्सिंग से मतलब है, जो जो बॉक्सिंग होती है जिसमें एक रेफरी और दो आपस में बॉक्सिंग करते हैं, हम लोग देखे होंगे बॉक्सिंग। तो वो क्या बोली है कि पोर्शिया बोल रही है कि फॉर ही बोरोड, उसने बोरोड मतलब उधार लिया, अ बॉक्स, एक बॉक्स ऑफ द ईयर, यानी कान के नीचे एक जो पंच उसका जो है उधार में लिया, ऑफ द इंग्लिश मैन, यानी इंग्लिश मैन ने उसके कान के नीचे एक बॉक्स, एक पंच कर दिया, यानी मार दिया एक, तो वो क्या है, उसको उधार में मिला। एंड सोज एंड सॉर, और उसने कसम, कसम खाई, किसने, यही स्कॉटिश ने, क्योंकि जब इंग्लैंड वाले ने उसके कान के नीचे जड़ दिया तो ये कसम खाया स्कॉटिश ने कि ही वुड पे हिम अगेन, तो वो उसको वापस करेगा। ही वुड, उसने कसम खाया कि वह उसको वापस करेगा, अगेन व्हेन ही वाज एबल, जब वो दोबारा इस योग्य हो जाएगा, यानी सक्षम हो जाएगा, तो इंग्लिश मैन के भी एक कान के नीचे देगा। आई थिंक द फ्रेंच मैन, तो मुझे लगता है जो फ्रेंच मैन है, बिकम हिज श्योरिटी, तो वो एक रेफरी का रोल प्ले कर रहा है। अब देखो कि पोर्शिया किस तरह से इन तीनों का मजाक उड़ा रही। एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर, तो ऐसा लगता है कि वो इस चीज का लिखा पढ़ी की गई है कि जब दोबारा जब कुश्ती होगी तो वो जो फ्रेंच मैन है वो उसका रेफरी का रोल प्ले करेगा, और जो ये स्कॉटिश है, स्कॉटिश और इंग्लिश मैन आपस में बॉक्सिंग करेंगे। तो ऐसा सटायर इसलिए की है क्योंकि जो फ्रेंच और जो स्कॉटलैंड वाले होते हैं ना, जब इंग्लैंड से कोई भी अगर वाद विवाद होता है तो ये दोनों आपस में एक साथ हो जाते हैं, तो वही बोल रहा है। तो नरीशा बोलती, हाउ लाइक यू यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सन नेफ्यू, तो ठीक है, ये भी नहीं तुमको पसंद है, तो तुम बताओ कि यंग जर्मन के बारे में तुम्हारे अंदर का क्या ख्याल है, जो ड्यूक ऑफ सैक्सन, जो सैक्सन के जो ड्यूक हैं उनका भतीजा है। क्या बोलती है, वेरी वाइली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर, जब वह सुबह में पी लेता है तो बहुत जंगली दिखता है। एंड मोस्ट वाइली इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज ड्रिंक, और जब वो दोपहर के बाद यानी शाम में पीता है तो उससे भी बुरा लगता है, यानी उससे भी ज़्यादा जंगली दिखता है। व्हेन ही इज
बेस्ट, और जब वो अपने अंदर सबसे बेस्ट होता है, यानी जब वो नहा धो के फिट होता है, तो वो जब अपने बेस्ट होता है, ही इज अ लिटिल वर्स देन अ मैन, तो वो आ लिटिल यानी वो एक इंसान से थोड़ा सा बुरा होता है। एंड व्हेन ही इज अ वर्स्ट, और जब वो अपने अंदर सबसे बुरा होता है यानी बहुत ज्यादा पिए हुए होता है, ही इज लिटिल बेटर देन अ बेस्ट, तो वो लिटिल, लिटिल मतलब होता है जब आ नहीं इसके आगे ए नहीं है तो लिटिल हो गया नॉट, तो ही इज नॉट बेटर देन अ बेस्ट, तो वो जानवर से भी बेटर नहीं होता, यानी बिल्कुल जानवर जैसा हो जाता है, यानी वो जानवर की तरह बिल्कुल हो जाता है। एंड द वर्स्ट फॉल, अगर ये ऐसे, अगर इसके साथ अगर वर्स्ट फॉल, अगर इसके साथ अगर हमको जानना पड़े दैट ईवर फेल, हमेशा के लिए, तो आई होप, तो मैं उम्मीद करूंगी या मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आई शैल मेक शिफ्ट टू गो, तो मुझको ऐसे ही रहने दे, यानी मुझे पूरा जीवन कुंवारी ही रहने दे, विदाउट हिम, उसके साथ जाने से अच्छा, यानी उसकी पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं पूरा जीवन कुंवारी ही रहूं। तब नरीशा बोलती है, इफ ही शुडेंट ऑफर टू चूज, यदि वो तुमसे कहता है कि मतलब हम सही कास्केट को चूज करने के लिए, एंड चूज द राइट कास्केट, और सही कास्केट अगर चुन लेता है, यानी यदि वो सही कास्केट के लिए बोलता है और सही कास्केट चुन भी लेता है, यू शुड रिफ्यूज टू परफॉर्म, तो क्या तुम उसके साथ शादी करने से इनकार कर दोगी? अगर तुम ऐसा करती, यू फादर विल, तो तुम्हारी पिता की इच्छा का क्या होगा? इफ यू शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम, यदि तुम उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दोगी तो तुम्हारी जो पिताजी की जो अ, इच्छा थी उसका क्या होगा फिर? उसका तो उल्लंघन हो जाएगा। नरीशा बोलती है पोर्सिया से, तो पोर्सिया कहती है देयर फॉर, इसीलिए, फॉर फियर ऑफ द वर्स्ट, मुझे सबसे ज्यादा दुख है, आई प्रे दी, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, सेट अ डीप ग्लास, एक ग्लास तुम सेट करो, एक गहरा ग्लास सेट करो, ऑफ राइन वाइन ऑन द कंट्रेरी कास्केट, तो जो रेनिस वाइन का यहाँ पर मतलब है कि जो राइन नदी के किनारे जो अंगूर उगते थे उनसे बनने वाली शराब को, जो व्हाइट कलर होती थी यानी सफेद कलर होती थी, उसको राइन वाइन बोला जाता था। तो वो राइन वाइन ऑन द कंट्री, जो उससे क्या करो तुम उस ग्लास को भर दो, एक गहरे ग्लास को, और जो अपोजिट कास्केट है यानी जो सही कास्केट नहीं है, यानी जो सही बॉक्स वो नहीं है, उस बॉक्स पर रख दो जिसमें जो गलत है, जो गलत कास्केट है उस पर रख दो। फॉर इट द डेविल, यदि वो राक्षस होगा, बी विद इन, अगर अपने अंदर वो राक्षस होगा उसके अंदर, एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट, अगर उसके अगर लालच होगा तो वो उसकी तरफ लालायित होगा, क्योंकि टेम्पटेशन विदाउट, क्योंकि वो अगर राक्षस है तो उसके अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई लालच नहीं होगा। विदाउट, आई नो ही, मैं जानती हूँ, विल चूज, वो बिल्कुल वही चूज करेगा जिस पर तुम राइन वाइन की ग्लास को रखोगी। आई विल डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ नरीशा, यानी नरीशा मैं उसके लिए कुछ भी तैयार कर, मैं शादी उससे नहीं कर सकती इसलिए मैं उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एयर, एयर माने बिफोर, उससे पहले आई विल बी मेड टू आर स्पेंज, यानी कि इससे पहले मेरी उससे उस स्पंज यानी उस पियक्कड़ से मेरी शादी हो, उससे पहले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नरीशा से पोर्शिया बोलती है, तो नरीशा कहती है, यू नॉट यू नीड नॉट फियर, तुमको डरने की जरूरत नहीं है लेडी मोहतरमा, हैविंग एनी दीज लॉर्ड्स, इनको तुमको अपनाना नहीं पड़ेगा, दे हैव acquainted मी, वो अपने आप से परिचित करा चुके हैं, विद देयर डिटर्मिनेंस, कि उनके निर्णय क्या हैं, which is, उनके जो निर्णय हैं, इंडीड वास्तव में, टू रिटर्न टू द देयर होम, टू रिटर्न टू देयर होम, यानी उनका जो अब निर्णय है वो क्या है, वापस चले जाने का है, यानी बिना कास्केट को चुने हुए वो अपने घर वापस लौट जाएंगे। टू ट्रेवल यू विद नो मोर स्वीट, तुमको उस इतना ज़्यादा मतलब तुमको शादी के लिए कष्ट कोई नहीं देंगे, वो अपने घरों को वापस लौट जाएंगे, अनलेस, जब तक, यू मे बी ओन बाय सम,
अदर सॉर्ट देन, जब तक तुमको किसी दूसरे रास्ते से नहीं पाया जा सकता, देन योर फादर्स इम्प्रेशन, यानी तुम्हारे जो पिताजी की इच्छा है उसके अलावा कोई दूसरे रास्ते से अगर नहीं पाया जा सकता, अगर तो उन्हीं केवल उस बॉक्स के माध्यम से ही पाया जा सकता है तुमको, तो उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो तुमसे शादी करें, वो अपने घर जाने का निर्णय बना चुके हैं। डिपेंडिंग ऑन द कास्केट, जो कि तुम्हारा भाग्य जो है वो कास्केट पर निर्भर करता है, इसको वो देख कर क्या करेंगे, वो वापस घर जा रहे हैं। तब पोर्सिया कहती है, इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिलिया, तब तो मैं उतनी ही बूढ़ी हो जाऊंगी, इसी तरह अगर सब वापस चले गए तो मैं उतनी ही बूढ़ी हो जाऊंगी जितनी सिलिया थी। यहाँ पर सिलिया का मतलब है, यहाँ पर सिलिया का मतलब है कि रोमन माइथोलॉजी में एक ऐसी भविष्यवक्ता थी, जो भविष्यवक्ता के साथ साथ वो पादरी भी थी, जिससे वहाँ के देवता जो अपोलो थे वो खुश होकर उसको उससे बोले कि सिलिया जो भी वरदान मांगना चाहो तो मांग लो। तो सिलिया एक मुट्ठी रेत अपने हाथों में उठाकर बोली कि अगर हमको कुछ तुम देना चाहते हो तो हमको जितनी ये रेत हमारी मुट्ठी में उसके कण हैं उसके बराबर हमको उम्र दे दो। तो उन्होंने क्या किया, अपोलो ने उसको ऐसा वरदान दे दिया। लेकिन यहाँ पर सिलिया से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उसने उम्र तो मांग ली लेकिन अपना यौनावस्था मांगना भूल गई, जिससे वो धीरे धीरे बूढ़ी होती चली गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसका हाथ पैर आँख मुंह कान नाक सब काम करना बंद कर रहे थे, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही थी, क्योंकि कण कण तो अनकाउंटेबल थे। जब कण अनकाउंटेबल थे तो उसकी उम्र भी अनकाउंटेबल हो गई। अब जिससे कि एक शरीर की एक सीमा होती है कि इतने दिन तक शरीर जो है हमारा काम कर सकता है, लेकिन वो क्या हुई कि वो जिंदा भी है लेकिन उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। तब वो क्या है, अपनी मृत्यु को बुलाने लगती है, लेकिन उसको मृत्यु नहीं मिलती है। और इसी तरह धीरे धीरे वो मतलब पूरा शरीर खत्म भी हो जाता है, लेकिन तब भी जल्दी नहीं मरती है। तो वही बोलती है कि इसी तरह अगर सारे राजकुमार अगर वापस जाते रहे तो एक दिन मैं इतनी बूढ़ी हो जाऊंगी जितनी सिलिया, यानी मैं इतनी बूढ़ी हो जाऊंगी जितनी सिलिया थी। आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना, और मैं मरूंगी भी तो इतनी पवित्र मरूंगी जितनी डायना थी। तो डायना रोमन मैथोलॉजी में ये भी माना जाता है कि डायना एक चंद्रमा की देवी थी, जो एक वर्जिनिटी की देवी मानी जाती थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जो उम्र उसकी भी शादी नहीं हुई थी और बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि वो चंद्रमा की देवी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। और वो इसी तरह चली जाती है। तो वही बोलती है कि इतनी क्योंकि खूबसूरत तो पोर्सिया भी बहुत है, तो वही बोल रही है कि मैं जीऊंगी तो सिलिया की तरह जीऊंगी, क्योंकि सिलिया इतनी बूढ़ी हो गई थी, एक दिन मैं भी इतनी बूढ़ी हो जाऊंगी इंतजार में कि कोई स्वेटर आए और मुझे अपनाए। और अगर कोई इसी तरह राजकुमार वापस चले गए तो क्या होगा कि मुझे भी मरना पड़ेगा एक डायना की तरह पवित्र होकर, मतलब कि मेरी शादी ही नहीं होगी तो मुझे भी डायना की तरह कुंवारी ही मरना पड़ेगा। आई बी ऑब्टेन बाय द मैनर ऑफ माई फादर विल, यदि मुझे कोई प्राप्त नहीं करेगा मेरी पिता की इच्छा के अनुसार, यानी जब तक वो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार कोई नहीं प्राप्त करेगा तब तक मैं क्या है, मैं सिलिया की तरह तो बूढ़ी होती जाऊंगी और एक दिन डायना की तरह मर जाऊंगी। आई एम ग्लैड, लेकिन मैं खुश हूँ, दिस पार्सल, उनके आगमन से, ऑफ वूअर्स मतलब जो हमारे चाहने वाले आते हैं उनके आगमन से मैं खुश हूँ, जो आए हैं ऑलरेडी। और सो रीजनेबल, कम से कम इतने बुद्धिमान तो हैं कि वो बिना चूज करे वो वापस चले जा रहे हैं। फॉर दीज इज नॉट वन एमंग, और उनमें से ऐसा कोई नहीं है, एमंग देम यानी उनमें से ऐसा कोई नहीं है। बट आई डोट, डोट का मतलब हो यहाँ पर है अफसोस होना। बट आई डोट ऑन हिज वेरी अब्सेंस, यानी उनकी अनुपस्थिति में मुझे जो अफसोस हो, यानी उनमें से ऐसा कोई नहीं जो चला जाएगा जो उनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसके जाने से मेरे अंदर कोई अफसोस होगा। एंड आई प्रे गॉड, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ग्रांट देम, उनको मुहैया कराएं अ फेयर डिपार्चर, कि उन जैसे कि हम लोग क्या होता है कि जब कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हैप्पी जर्नी या
आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो वही बोलती है कि वो अपने घर सकुशल पहुंच जाएं, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। फिर नरीशा आगे कहती है, डू यू नॉट रिमेंबर, क्या तुमको याद नहीं है, लेडी मोहतरमा यानी पोर्शिया से कहती है क्या तुमको याद नहीं है, इन योर फादर्स टाइम, जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे, अब वेनिसियन यानी जो वेनिस का एक कोई व्यक्ति, अ स्कॉलर जो विद्वान था, एंड अ सोल्जर और उसके साथ एक सैनिक था यानी सिपाही भी था, यानी एक विद्वान आया था जो उसके साथ एक सिपाही भी था, दैट हैड कम इधर, जो इधर आया था, इन कंपनी ऑफ द मार्कस ऑफ मोंटफिरात, जो क्योंकि इसमें जो मोंटफिरात है वो एक जर्मनी में दी जाने वाली एक उपाधि होती है, तो जो मार्कस मोंटफिरात था उसके साथ एक सैनिक आया था। तो पोर्शिया बोलती यस यस इट वाज बेसेनियो, वो शायद उसके साथ जो सैनिक आया था वो बेसानियो ही था, एज आई थिंक, जैसा मुझे लगता है, सो आज ही कॉल्ड, उसको यही बोला जाता था। तो नरीशा कहती है, ट्रू मैडम, सत्य कह रही हो मोहतरमा, ही वह, ऑफ ऑल द मैन दैट एवर माई फुलिश आई, वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अभी तक मेरी आंखें जो देख रही हैं उसमें वो सर्वश्रेष्ठ था, यानी कहने का मतलब वो ठीक था। पुलिस आई, जो मेरी बेवकूफ़ आंखों ने लुक्ड अपान, जिनको जिनको देखा है उनमें से वही एक अभी तक बेटर दिखा है। वाज द बेस्ट डिजर्विंग ऑफ फेयर लेडी, वह सबसे अच्छा था एक खूबसूरत लड़की, मतलब खूबसूरत लड़की के लिए वो सबसे अच्छा लड़का था। यानी तब पोर्शिया कहती है आई रिमेंबर हिम, मुझे उसके बारे में याद है, वेल अच्छी तरीके से, एंड रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ द प्रेज, और जितनी तुम उसको याद करके उसकी प्रशंसा कर रही हो वो तुम शायद बिल्कुल सही कह रही हो। उतनी देर में एक सर्वेंट एंटर करता है, नौकर आ जाता है। हाउ नाउ व्हाट न्यूज, तो पोर्शिया कहती है हाउ नाउ व्हाट न्यूज, क्या हुआ, क्या खबर लाए हो। तो सर्वेंट बोलता है द 4 स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू, जो उसमें से चार स्ट्रेंजर जो 4 मेहमान या अजनबी जो आए हैं, जो तुम्हारी शादी, तुमको जो चाहने वाले 4 मेंबर आए हैं, तुम्हारे चाहने वाले, वो तुमको सीख माने तलाश करना हो, फॉर यू तुमको तलाश कर रहे हैं मैडम मालकिन, टू टेक देयर लीव्स, वो विदा चाहने के लिए तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, एंड देयर इज फॉर रनर, और वहीं पर एक फॉर रनर मतलब है जो मैसेज को पहले लाता है, उसको हम फॉर रनर बोलते हैं, उस वहीं पर एक मैसेंजर भी आया हुआ है, कम फ्रॉम अ 5th, जो वो पांचवें वहां से आया है मैसेज लेके, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, वो बता रहा है कि वो मोरक्को का दूत है, हु ब्रिंग्स वर्ड, उनका संदेश लेकर आया है, द प्रिंस हिज मास्टर, यानी जो प्रिंस है उसका मास्टर है, विल बी हियर टू नाइट, वो आज रात तुम्हारे महल में आ रहा है। पोर्शिया तब बोलती है इफ आई कुड बिड द 5th वेलकम, यदि मैं 5वें का स्वागत कर पाती, विद सो गुड हार्ट, उतने ही खुशहाल हृदय से, एज आई कैन बिड द अदर 4th फॉर फेयरवेल, जो मैं अदर जो 4 लोगों को विदा कर रही हूँ जितनी खुशी के साथ, उतनी खुशी के साथ अगर मैं उनका स्वागत कर पाती पूरे दिल से, आई शुड बी ग्लैड ऑफ दिस अप्रोच, तो उसके आने की जो हिज अप्रोच, तो उसके आगमन से मुझे खुशी होती। इफ यदि ही हैव द कंडीशन ऑफ अ संत, यदि वो संत के जैसा हुआ, यानी उसकी जो टेम्परामेंट है संत के जैसा हुआ, एंड और कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल, लेकिन जो उसका रंग रूप है वो डेविल की तरह अगर हुआ, आई हैड रेदर ही शुड श्रीव, आई हैड रेदर ही शुड श्रीव मी देन वाइव्स मी, तो मैं उसकी पत्नी बनने के बजाय, मैं उससे क्या है बनने के बजाय उसका मैं प्रायश्चित करूंगी। कम नरीशा आओ, शेजा गो बिफोर,
और जो नौकर को रोमन में मतलब तब उस तब के समय में जो नौकर को रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी, इसलिए उसको सिर्रा बोला जाता था, क्योंकि सर तो हमेशा जिसको रेस्पेक्ट देनी होती थी उसको सर बोलते थे, और जिसको रेस्पेक्ट नहीं देनी होती थी वो सिर्रा बोलते थे। तो वही सिर्रा को बिफोर नौकर से वो अपनी कहती कि ठीक है सर्वेंट तुम पहले जाओ, और नरीशा हम अभी चलते हैं। फिर पोर्शिया कहती है व्हाइल वी शट द गेट्स अपॉन वन ओवर, मैं जैसे ही एक प्रेमी के लिए दरवाजा बंद करती हूँ, अनादर नॉक्स एट द डोर, दूसरा आकर के हमारा दरवाजा खटखटाने लगता है। यानी मैं जैसे ही एक प्रेमी के लिए दरवाजा बंद करती हूँ, विदा करती हूँ, तब तक दूसरा क्या है वो आ जाता है। इतना कह करके पोर्शिया नरीसा के साथ चली जाती है। सीन हमारा समाप्त होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि उन चारों के चले जाने से पोर्शिया और नरीशा कितना खुश होती है, लेकिन तब तक एक पांचवें के वहां से मैसेंजर आ जाता है और हमारा सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है। सेकंड सीन पूरा कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, until then take care, meet you next video।